गुड इवनिंग। आज लर्निंग एंड पेडागोजी का जो क्वेश्चन है यानी लर्निंग एंड मोटिवेशन का जो क्वेश्चन है उसे हम देखेंगे और इसमें सबसे ज़्यादा लर्निंग का क्वेश्चन होगा। आइए 30 तक सेट 1 में डाल दिए हैं, 31 से आपका क्वेश्चन स्टार्ट है। बच्चे पढ़ाई के लिए आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होते हैं जब, अब आंतरिक रूप से एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, आपको 100% एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। कहता है दंड और पुरस्कार पर बल दिया जाता है। दंड और पुरस्कार यानी बाह्य अभिप्रेरणा है। पठन में केवल स्मृति या पुनरावृत्ति पर जोर दिया जाता है, ये आपका गलत है। पठन में अर्थ निर्माण पर जोर दिया जाता है, अर्थ निर्माण, ये आपका गलत है। उनका शैक्षणिक वातावरण, उनमें अपनत्व का भाव उनकी क्रियाशील में तीव्रता लाता है। शिक्षक उन्हें आज्ञा पालन के लिए उत्साहित करते हैं और उच्च स्तरीय मानदंडों पर उनका आकलन करते हैं। अब इसमें से कौन सा होगा? उनका शैक्षणिक वातावरण उनमें अपनत्व का भाव उनकी क्रियाशीलता में तीव्रता लाता है, ये तीसरा आंसर होगा। सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में किस तरह के क्रियाकलापों पर बल देना चाहिए? पहला, जो चुनौतीपूर्ण हो और समालोचनात्मक हो, जो पुनरावृत्तीय यांत्रिक हो, ये तो खत्म हो गया। जो पाठ सामग्री के प्रत्यास्मरण पर आधारित हो, एक खत्म हो गया। जो बच्चों द्वारा पूछताछ की अनुमति ना दे या ना दे, खत्म हो गया। तो क्या है? जो चुनौतीपूर्ण हो और समालोचनात्मक चिंतन की अनुमति दे। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। संप्रत्यात्मक समझ हेतु अध्यापन के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित करना चाहिए। गैर उदाहरण और अपवाद बताने से बचना चाहिए, एक खत्म हो गया। प्रत्यक्ष निर्देशन की विधि का प्रयोग करना चाहिए, खत्म हो गया। अधिगम के लिए आकलन करने के बजाय अधिगम का आकलन का प्रावधान करना चाहिए, खत्म हो गया। पहला ऑप्शन होगा विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित करना चाहिए। जब विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित करेंगे तो बच्चे में नए ज्ञान का समावेश जो होगा उसमें आपका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावशाली सामाजिक संरचनावादी कक्षा की विशेषता है? सामाजिक संरचनावादी, ये बार बार क्वेश्चन आती है, वहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। प्रश्नों के उत्तर देने के निश्चित चरण हैं, जैसे कि अध्यापक द्वारा श्याम पट पर उत्तर का लिखा जाना और विद्यार्थियों द्वारा ज्यों का त्यों नकल उतारना, ये खत्म हो गया। किसी समस्या तक पहुँचने और उसका समाधान निकालने की केवल एक ही सही प्रक्रिया पर जोर देना, खत्म हो गया। बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे चुपचाप सुने और पुनरावृत्ति एवं प्रत्यास्मरण पर जोर दें, ये खत्म हो गया। सामूहिक कार्य और सामूहिक समस्या समाधान को प्रोत्साहित करें। जब भी आप प्रभावशाली सामाजिक संरचनावादी के कक्षा के बारे में सोचेंगे और इसे समझना चाहेंगे तो सामूहिक कार्य और सामूहिक समस्या समाधान को प्रोत्साहित करने के लिए कहेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन, विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति प्रेरित करने के लिए किस तरह के लक्ष्यों को बढ़ावा देना चाहिए? अब किस तरह के लक्ष्यों को बढ़ावा देना चाहिए? तो आप समझिए, अधिगम के प्रति प्रेरित करने के लिए किस तरह के लक्ष्यों को बढ़ावा देना चाहिए? दृष्टिकोण केंद्रित दक्षता लक्ष्य, परिहार केंद्रित प्रदर्शन लक्ष्य, दृष्टिकोण केंद्रित प्रदर्शन लक्ष्य और परिहार केंद्रित दक्षता लक्ष्य। अब कह रहा है कि अधिगम के लिए, अधिगम के प्रेरित करने के लिए किस तरह के लक्ष्यों को बढ़ावा देना चाहिए? तो ये होगा दक्षता के प्रति दृष्टिकोण केंद्रित दक्षता लक्ष्य होगा, क्योंकि उसी में निपुणता महारत हासिल होनी चाहिए। प्रभावशाली अध्यापन के लिए क्या जरूरी है? तथ्यों के पुनरुत्पादन पर बल देना चाहिए। केवल पाठ पुस्तकों को ही ज्ञान का स्रोत मानना चाहिए, गलत है। तथ्यों और परिप्रेक्ष्यों का विवेचनात्मक विश्लेषण, अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों को प्रधानता देना चाहिए। अब एक और आपका इसमें कौन कौन से होगा, आप इस बात को समझिए। दूसरा तो दम से नहीं होगा, जिसमें दूसरा है वो खत्म हो जाएगा, जिसमें दूसरा है वो खत्म हो जाएगा। यानी इसका क्या होगा? आपको तथ्यों के परिप्रेक्ष्यों का विवेचनात्मक विश्लेषण और अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों, यानी तीसरा और चौथा होगा। ओके। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वास एक विद्यार्थी को भविष्य के प्रयासों को प्रेरित करने की संभावना रखता है? अब इस बात को समझेंगे। मैं बुद्धिमान नहीं हूँ और प्रयास में मेरी क्षमता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये समझिए। अगर मैं अपने प्रयत्न में आवश्यक प्रयास करता हूँ तो दिए गए कार्य में सक्षम हूँ,
यहाँ पर आंतरिक समझ आ रही है। तीसरा है मैं एक बदकिस्मत व्यक्ति हूँ और मेरी किस्मत कभी भी दिए गए कार्य में मेरी सफलता का साथ नहीं दे सकती है। ये आपका ख़त्म है, ये आंतरिक की नहीं विवेचना करता है। मेरे पास विज्ञान में अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता नहीं है और इसे बदलना मेरे नियंत्रण से बाहर है, ये भी आपका ख़त्म है। तो आपका जो आंसर होगा वो कौन सा आंसर होगा? आपका जो आंसर होगा वो आंसर कौन सा होगा? दूसरा होगा अगर मैं अपने प्रयत्न में आवश्यक प्रयास करता हूं तो दिए गए कार्य में सक्षम होऊंगा। क्लियर? आंतरिक वही है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति बच्चों को सार्थक रूप से सीखने के लिए प्रेरित करने में सहायक नहीं होगी? नहीं की बात की जाती है। निपुणता उन्मुख लक्ष्यों को प्रोत्साहित करना, नहीं कह रहा है। सहयोगी शिक्षण लोकाचार बनाना, सकारात्मक विद्यार्थी शिक्षक संबंधों को बढ़ावा देना, विद्यार्थियों को क्षमता को अस्थायिक देखने के लिए प्रोत्साहित करना। अब जो कह रहा है नहीं होगा तो नहीं होगा, वही होगा। चौथा नंबर विद्यार्थियों को क्षमता को अस्थायिक देखने के लिए प्रोत्साहित करना। जब भी क्षमता होगा उसके बढ़ोतरी के लिए कहेंगे, अस्थायिक के लिए नहीं कहेंगे। निम्न में से कौन बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? कौन सा नहीं है? तो रुचि नहीं है। ओके, अब आइए, अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली अर्थपूर्ण होगा अगर यह संदर्भित होगा। उसके संदर्भ में होगा तो जरूर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यार्थी अधिगम के प्रति आतुर अभिप्रेरित होते हैं जब अध्यापक उन पर परीक्षण में अच्छा करने का तनाव और दबाव डालते हैं। नहीं, खत्म हो गया। सफलता पर पुरस्कार, असफलता पर दंड देते हैं। खत्म हो गया। अधिगम प्रक्रिया को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में रखते हैं। खत्म हो गया। अधिगमकर्ताओं को संकलित करें और उन्हें अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का अहम हिस्सा बनाएं। सही बात है, उसको सक्रिय करके अपने साथ जोड़ेंगे। निम्न में से किस तरह से लक्ष्य निर्धारण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए आंतरिक प्रेरणा देगा? अब आंतरिक प्रेरणा देगा जो कौन सा होगा? स्वनिर्देशित, अध्यापक निर्देशित, अभिभावक निर्देशित, सफल। स्वनिर्देशित क्या करेगा? आंतरिक प्रेरणा देगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है? वे कार्य देना जो कि बहुत सरल हो। अब कह रहा है कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है? वे कार्य देना जो कि बहुत सरल हो। प्रतियोगिताओं के लिए बहुत से अवसर, प्रतियोगिता के लिए अवसर नहीं। तीसरा आंसर सही होगा। पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी को कोई नया कौशल सीख रहे हैं। 44, एक शिक्षक को विद्यार्थियों को निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय किसके? बजाय एक शिक्षक को विद्यार्थियों को खाली स्थान निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय प्रदर्शन लक्ष्य, अधिगम लक्ष्य, असफलता से बचने के लिए लक्ष्य, अंक लेने के लिए लक्ष्य। खत्म हो गया। अंक लेने के लिए लक्ष्य, असफलता से बचने के लिए लक्ष्य, अधिगम लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य। यानी पहले अधिगम करना है तब प्रदर्शन लक्ष्य। चौथा आंसर है निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? तो संवाद बनाती है। आइए, बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए बच्चों को डांटना, बच्चों को नियंत्रण में रखना, अन्य बच्चों के साथ तुलना करना। चौथा हो जाएगा प्रेरित करना। नेक्स्ट, ज्ञान के एक बड़े असमर्थ भाग को प्रस्तुत करना, शिक्षार्थियों के लिए प्रत्यास्मरण को असमर्थ। गलत। अपने तरीकों से जानकारी को व्यवस्थित करने में शिक्षार्थियों की सहायता करेगा, शिक्षिका को कार्य को आसान बनाएगा। गलत। शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने के लिए कठिन। ये आपका चौथा आंसर हो जाएगा, यानी अवधारणा बनाएगा बच्चों में। राजेश गणित की समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर रहा है। उसका आंतरिक बल यानी अंदर का बल यानी इंटरनल मोटिवेशन जो उसे समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए विवश करता है, प्रेरक हो जाएगा और बाकी नहीं होगा। अभी प्रेरणा चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? अब सही क्रम है, अभी मोटिवेशन साइकिल चलता है तो इसमें सही क्रम आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा, पहले तो आपका आवश्यकता हो जाएगा, नीड हो जाएगा। यानी पहले क्या हो जाएगा? नीड हो जाएगा, नीड हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ड्राइव हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्यूरियोसिटी हो जाएगा, क्यूरियोसिटी हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? गोल ओरिएंटेड बिहेवियर हो जाएगा, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा?
बिहेवियर हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, अचीवमेंट हो जाएगा, अचीवमेंट हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा आपके क्यूरियोसिटी में डिडक्शन, डिडक्शन इन क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी, डिडक्शन इन क्यूरियोसिटी, ये आपका यानी आवश्यकता, प्रबल प्रेरणा जिसको हम कहते हैं चालक कहते हैं, जिसको हम चालक कहते हैं, उसके बाद उत्तेजना, उसके बाद लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, और नेक्स्ट उपलब्धि, और नेक्स्ट उत्तेजना में कमी। नीड की पूर्ति हो जाती है तो उत्तेजना में कमी हो जाती है। भारत सरकार में प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन प्रारंभ की है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है? तो मानवीय अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक के द्वारा सीखने को संबंधित कर सकता है, विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने, अपेक्षाओं को एक रूप स्तर रखने, विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षाएं ना रखने, विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षाएं रखने। यानी कहने का मतलब है कि अभिप्रेरणा सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक खाली स्थान के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है, विद्यार्थियों के वास्तविक अपेक्षाएं रखने, अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखने, नहीं एक रूप स्तर कैसे रखेंगे, विद्यार्थियों से किसी प्रकार की ये भी नहीं रखेंगे, ये भी नहीं रखेंगे, विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षाएं रखने, ये भी नहीं रखेंगे, ये वास्तविक वाला होगा, वास्तविक ही रखेंगे, विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने जो सही है। उच्च कैसे रख लेंगे, डिमोटिवेट हो जाएगा बच्चा। एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी क्या है, एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी व्यक्तिक क्या होगा, अनुभाविक, और क्या होगा आंतरिक, और क्या होगा बाहरिक। तो एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखला लेने के लिए कठिन परिश्रम इसलिए कर रहा है कि वो अपने प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके, तो ये बाह्य हो जाएगा। आंतरिक में होगा कि उसको इंटरेस्ट है किसी विषय में निपुणता हासिल करना। निम्नलिखित में से खाली स्थान के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। कौन विकास को आकार देते? वातावरणीय कारक। तो आप सब समझिए, संस्कृति, शिक्षा की गुणात्मकता, शारीरिक गठन। तो कौन कौन सा होगा? निम्नलिखित में से के अतिरिक्त यानी इसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देता है। यानी शारीरिक गठन के अलावा तीनों क्या है? वातावरणीय कारक। ये तीनों क्या है? वातावरणीय कारक है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? यहाँ पर शारीरिक गठन आंसर हो जाएगा। ओके, शारीरिक गठन आंसर हो जाएगा। ओके, आइए 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन रीजन का क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षार्थी को मध्य विद्यालय के छात्रों को विस्तार से बताना चाहिए कि उन्हें क्या करना है, जिसमें क्या, कैसे और कब सीखना है। सही बात है। शिक्षार्थियों को मध्य विद्यालय के छात्रों को विस्तार से बताना चाहिए कि उन्हें क्या करना है, जिसमें क्या, कैसे और कब। मिडिल स्कूल के बच्चों में अपने अधिगम का स्वनिगमन करने की क्षमता नहीं होती है। क्या होती है? क्षमता होती है। यानी रीजन क्या है? गलत है। ये क्या है? गलत है। और यहाँ पर क्या है? सही है। अब देखिए कौन सा आंसर होगा। इसका तीसरा आंसर होगा ये सही है, और आर क्या है? गलत है। सीखना प्रभावी और प्रासंगिक हो जाता है। नई विषय वस्तु पिछले ज्ञान से संबंधित ना की जाए। खत्म हो गया। विद्यार्थियों द्वारा निष्कर्ष नकल कई बार दोहराई जाती है। गलत हो गया। विद्यार्थी अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। यही सही है। विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाओं को चुनाव का उपयोग करके अनुबंधित हो गया। खत्म हो गया। 56 नंबर, सीखने की प्रक्रिया के दौरान बच्चों की त्रुटियों को उनके संज्ञानात्मक विकास का एक भाग के रूप में देखा जाना चाहिए। सही बात है, एकदम से सही बात है। बच्चे वयस्कों की तुलना में चीज़ों को अलग तरह से सीखते हैं। ये भी सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला होगा असर्शन और रीजन। सीखने की प्रक्रिया के दौरान बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों के संज्ञानात्मक विकास के एक भाग के रूप में देखा जाना चाहिए। बच्चे वयस्कों की तुलना में चीज़ों को अलग तरीके से सीखते हैं। यानी ये दोनों क्वेश्चन एक ही जैसा है, ये डायरेक्ट। 58 नंबर क्वेश्चन, शिक्षक को बच्चों को उनकी आवाज़ खोजने में मदद करनी चाहिए। उनकी जिज्ञासा को पोषित करना चाहिए। सही बात है, शिक्षक को करना चाहिए। चीज़ों को करके देखना, सवाल पूछना, जांच पड़ताल करना। सीखना समझ बनाने की प्रक्रिया, ना कि पुस्तकीय ज्ञान है कि ज्यों के त्यों पुनरुत्पादित करने। यानी असर्शन और रीजन क्या है?
असर्शन और रीजन क्या है, दोनों सही है और दोनों एक दूसरे के अनुसार सही है, ये आंसर हो जाएगा। एक कक्षा में कुछ विद्यार्थी अपने लिए निर्धारित व्यक्तिगत अधिगम लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाए। ऐसी स्थिति में एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? उनकी विफलता के अपमानजनक शब्द माने गलत है। इन विद्यार्थियों को निष्कासित करें जो उन्हें विशेष विद्यालय, गलत है। अब आइए, भविष्य में प्रयासों में सफलता की बहुत कम उम्मीद रखें, गलत है। विफलता को सीखने की विकासात्मक प्रक्रिया के एक भाग के रूप में देखें, सही बात है, यही है। विफल होगा उसको देखेंगे तब सफल होगा। एक शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों को किसी प्रश्न के उत्तर के बारे में सहज ज्ञान युक्त अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। विद्यार्थियों को केवल तभी उत्तर देने का निर्देश दिया जाना चाहिए जब वे सही उत्तर के बारे में पूरी तरह से सुनिश्चित हो। नहीं, यहाँ पर नहीं ऐसा करना चाहिए, क्योंकि बच्चे गलती करेंगे तभी सीखेंगे। यानी आर क्या है, रॉन्ग है, और ए क्या है, सही है। यानी इसका आंसर क्या होगा, तीसरा होगा, ए सही, आर गलत है। दर्शकों के धन्यवाद।